हेलो बच्चों। तो कैसे हो सभी? आई होप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे बेटा। मेरा नाम है M.K. चतुर्वेदी और आप देख रहे हो टैलेंट कोचिंग क्लासेस। देखो, हमारा जो सीरीज चल रही थी 12th क्लास की फिजिक्स, उसमें हमारे 11-12 लेक्चर हो चुके हैं आपके। उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है। तो लास्ट जो हमने किया था वो हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था। उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर मेनली 4 अपन चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज है, दूसरा है गॉस लॉ, तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो फोर्थ पार्ट है वो है इसका असंधारित्र, जिसको अपन कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटेंट बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब तक जितना भी पढ़ा है वो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन ने बातें की है। आज जो जिस टॉपिक के अगला जो चैप्टर है इसी का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो अगला पार्ट है उसके बारे में अपन बात करेंगे, और उस चैप्टर का जो नाम है वो है गॉस लॉ। क्या बोलते हैं? गॉस लॉ, गाउस का नियम। तो देखो, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। ठीक है, गाउस का नियम, गाउस का नियम। बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? गॉस लॉ ही है, गाउस का नियम है, मतलब गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब गाउस का नियम एंड इसके अनुप्रयोग, ये है इसका नाम। अब देखो, डायरेक्ट अपन गाउस का नियम स्टार्ट नहीं करेंगे, इससे पहले कुछ क्वांटिटी है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कैसे है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड के अंदर एग्जाम क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है ना। और जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं इसके। तो देखो, गॉस लॉ पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे किसकी बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले भी अपन एक क्वांटिटी की चर्चा करेंगे, और वो क्वांटिटी क्या है हमारे पास? ध्यान से समझना बेटा। बहुत सारे जो जगह हैं आपको ये बताया भी नहीं जाएगा, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, नॉर्मल आपको बता देंगे कि ये क्या है। तो वो क्या है? ये टॉपिक है हमारे पास एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। इसको अपन बोलते हैं सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश, और इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। बात क्लियर हुई? देखो, टॉपिक को रिलेट करके चलोगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखो, एक टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो गाउस का नियम है, लेकिन इसके अंदर और क्या सब टॉपिक आएंगे जिनसे आगे हम गाउस के नियम को अपन समझेंगे, गॉस लॉ को अपन समझेंगे। तो इससे पहले मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी समझने के लिए हमको एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट करा सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एरिया वेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए। हो सके कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन हो सके कुछ लोगों को पता नहीं हो कि अगर मैं बात करूं कि जब हमारे पास एरिया होता है, जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक सदिश राशि है ना। कुछ लोगों को तो पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर हुई? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एरिया जो है हमारे पास, जो क्षेत्रफल है, वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे वेक्टर क्वांटिटी आप समझाइए। तो देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल बस बोर्ड की तरफ नजर बनाए रखो आप। ठीक है, ये देखो, ये मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, सिर्फ कोऑर्डिनेट बना रहा हूं, है ना। ध्यान समझना इनको। ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके बारे में आपको सबको पता है। इसको हम लेते हैं एक्स, इसको हम लेते हैं वाई, और इसको लेते हैं हम जेड। बात समझ में आ गई? अब देखो, इस जगह पे मैं एक ले रहा हूं स्क्वायर, ले लेता हूं। ठीक, ये लो, मैंने एक ले लिया स्क्वायर, ये मैंने बना लिया एक स्क्वायर। ठीक है साहब,
ये स्क्वायर बन चुका है आपका। बिल्कुल, इसका मैंने नाम दे दिया बेटा ए बी सी और डी, और इसकी भुजा जो साइड है उसकी लंबाई मैंने ए ले ली, ए ले ली, ए ले ली। ठीक, अब नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जो स्क्वायर दिख रहा है आपका, इस स्क्वायर का एरिया क्या है, इस स्क्वायर का, इस वर्ग का एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप 5th क्लास का जो बच्चा होगा वो भी उसको बता देगा कि इसका एरिया क्या है। इसकी साइड का स्क्वायर मतलब इसकी भुजा का स्क्वायर। बात करेंगे अपन इसके एरिया की, तो कोई भी बता देगा कि इसका जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो एरिया है वो क्या होगा, साइड या भुजा का स्क्वायर। मतलब बात करूं तो ए स्क्वायर ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या होता है, इस भुजा का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर होगा इसका एरिया। लेकिन ये आया कैसे, ये आया कैसे उसके ऊपर मैं बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि भैया हमारे पास जो एरिया होता है वो कैसी क्वांटिटी है। बात के लिए हो रही, तो देखो ये आया कैसे। अगर मैं बात करूं कि यहां से जो इसका एरिया होगा, जो उसका क्षेत्रफल होगा, वो कोई ना कोई दो भुजा का गुणनफल होगा। मतलब एक तो इसका लिया होगा या एक इसको लिया होगा, तो मैं एक इसको ले लेता हूं, एक इसको ले लेता हूं। तो इसको क्या लिया मैंने, ए डी वेक्टर क्रॉस ए वी वेक्टर, कुछ ऐसे लिया होगा ना, क्योंकि देखो एक सीधी लाइन दिख रही है आपको, सीधी लाइन दिख रही है ना, यहां से और यहां तक, तो यहां से यहां तक हमने सीधी इसके डिस्टेंस लिए, तो एक तरीका से डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए डी वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर लिख दिया। अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बात के लिए हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब देखो क्रॉस गुणनफल किया हमने, कौन सा गुणनफल किया है, क्रॉस। क्रॉस गुणनफल का मतलब होता है अपन ने कौन सा गुणनफल किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया है या सदिश गुणनफल किया है। क्या किया है, सदिश गुणनफल किया है। और जब दो सदिशों का अपन के पास क्या करेंगे तो वो सदिश गुणनफल हो रहा है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मिलने वाली जो क्वांटिटी होती है, जब किसी दो राशियों का हमको क्या मिल रहा है, सदिश गुणनफल हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, तो इनसे जो राशि मिलेगी, इनके प्रोडक्ट या इनके गुणनफल से हमको जो राशि मिलेगी वो कैसी राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो एरिया होने वाला है वो कैसी राशि होने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है, सदिश राशि होने वाला है। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान समझना, ए स्क्वायर साइन थीटा। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सर जब हमारे पास क्रॉस आता है उसको हटाते तो हमको साइन थीटा मिलता है ना। और अगर यहाँ पे डॉट आता है, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल आता है, तो उस डॉट की जगह अपन लेते हैं कॉस थीटा लेते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर साइन थीटा आया, लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि इसका जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ये साइन थीटा आ गया, तो इस साइन थीटा का करें क्या अब, तो मैंने बोला इस साइन थीटा का कुछ नहीं करना है आपको, आप सिर्फ और देख लो। आपने एक तो इस भुजा को लिया है, इस साइड को लिया है, आपने एक इस साइड को लिया है। इस साइड का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका परिमाण है वो ए है और इसका क्या है ए। अब देखो इस और इसके बीच में, इस भुजा के बीच में और इस भुजा के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, आप बोलोगे सर सीधा सीधा दिख रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो थीटा का मान मुझे कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो मुझे जो एरिया वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा ए स्क्वायर साइन 90, और आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। इस तरीका से मैंने आपको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है, जो हमारे पास एरिया है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर आ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको जो एरिया मिला है, कोई भी दो हमारे पास साइड है, वो साइड किसकी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, उनका वेक्टर गुणनफल हो रहा है, उनका सदिश गुणनफल हो रहा है। तो सदिश गुणनफल से मिलने वाली जो राशि होती है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया जो वेक्टर होता है वो हमारे पास कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सर सदिश राशि ठीक है, आपने इसका परिमाण तो बता दिया, लेकिन सदिश की तो डेफिनेशन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनकी डेफिनेशन ये होती है कि उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों रखते हैं। वो हमारे पास क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो आपने सर परिमाण तो निकाल दिया, ठीक है सर परिमाण निकल गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, समझो ध्यान से। देखो हमेशा ये हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर कैसे होगी, ध्यान समझना। आप देखो ये हमारे पास ये जो दिखा हुआ है ये प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। हमने जो इस स्क्वायर को लिया है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया है। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो बचा क्या, हमारे पास जेड,
जेड बचा कि नहीं बचा, जेड डायरेक्शन बची। अब मैंने क्या बोला कि जो एरिया वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस की कैसी होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी तो या तो देखो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा या परपेंडिकुलर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। अब देखो एक्स और वाई हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन में तो हमने रख रखा है, बचा कौन सा हमारे पास डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन बची। तो जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके सरफेस के तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लेकिन अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी, मतलब दोनों तरफ हो सकती है। अभी आप ये समझो दोनों तरफ हो सकती है, या तो बाहर की तरफ होगी या लंबवत या परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर बाहर की तरफ कब लेंगे और अंदर की तरफ कब लेंगे, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो अब मैं इसको लिखना चाहूँ, एक बार पहले लिख लेते, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ आपको बाहर लेनी है, कहाँ आपको अंदर की तरफ लेनी है। अब देखो मेरे पास जो मिला है वो एरिया मिला है मुझे, ए वेक्टर जो मुझे मिला है वो मिला है ए स्क्वायर मिला है। अब देखो अगर बाहर की तरफ होगी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो देखो हमारे पास वाई और एक्स जो प्लेन है उसमें हमारे पास स्क्वायर रखा हुआ है, तो डायरेक्शन किधर होने वाली है, हमारी जेड डायरेक्शन में होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूंगा तो अगर मैं के कैप प्लस का लिखता हूं तो इसका सीधा सा मतलब एक ही हुआ कि अगर के कैप हमारे पास प्लस का है, क्या है, के कैप यदि हमारे पास प्लस है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, मतलब इस सरफेस की कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भी हो सकती है, तो अंदर की तरफ हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए स्क्वायर और माइनस का के कैप। बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों डायरेक्शनों को अपन लिख सकते हैं, मतलब हमेशा हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो हम निकाल लेंगे, उसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो सकती है और परपेंडिकुलर अंदर की तरफ हो सकती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये एक्स वाई हमारे पास प्लेन है, इसमें मैंने स्क्वायर को रख रखा है, इस स्क्वायर की मुझे क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है, एरिया वेक्टर। हमने मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर निकाल लिया इसका, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्योंकि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ प्लस जेड डायरेक्शन होगी या माइनस जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ होगी। उसको लिखने का तरीका क्या है, ये इसका तरीका हो गया। यदि हम जेड और एक्स और जेड अगर प्लेन ले लेते तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आती है वो के की जगह क्या आती, वाई, और वाई का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे होता है। देखो अगर आई जे के आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई कैप लेते हैं, वाई का जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो जे कैप लेते हैं, और जेड का जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो क्या लेते हैं बेटा, के कैप लेते हैं। 11th क्लास में मैंने आपको बता रखा है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये वाला प्लेन लेता मतलब यहाँ पे स्क्वायर को रखता तो अब जो यूनिट वेक्टर आता वो किसका आता, वाई का आता, तो यहाँ पे जे कैप आ जाता या माइनस जे कैप आ जाता। इसी तरीका से यदि इस स्क्वायर को मैं उठा के यहाँ पर रख देता, इस प्लेन में रख देता, इस प्लेन में अगर रख देता तो मुझे फिर किसका मिलता है, एक्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, या तो प्लस का आई कैप आता या माइनस का आई कैप आता। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बोला कि या तो प्लस डायरेक्शन में होगी या माइनस डायरेक्शन में होगी, या तो अंदर की तरफ लेंगे या बाहर की तरफ लेंगे। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे कि जहां पे हम डायरेक्शन को बाहर की तरफ लेंगे, और कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जहां पे हम डायरेक्शन को अंदर की तरफ लेंगे या दोनों तरफ लेंगे। तो देखो समझो पहले बात को, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब देखो एरिया जो वेक्टर है इसके अंदर भी अपन दो चीज पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे 2D सरफेस, और इसको अपन बोलते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस या खुला सतह या खुला पृष्ठ। ठीक है, और एक अपन पढ़ेंगे 3D सरफेस। क्या पढ़ेंगे, 3D सरफेस। इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। इसको बोलते हैं बंद पृष्ठ। बात क्लियर हुई। ठीक है सर, ये तो लिख दिया, इसमें क्या बड़ी बात हुई। तो देखो एक तो 2D सरफेस की बात करेंगे, एक 3D सरफेस की बात करेंगे। 2D सरफेस को अपन ओपन सरफेस या खुला पृष्ठ बोलेंगे, और 3D सरफेस को अपन क्लोज सरफेस या बंद पृष्ठ बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब डायरेक्शन अपन देखें तो ध्यान से समझना कि हमारे पास, जैसे मैंने क्या बोल दिया, तो कोई भी हमारे पास, मैं क्रॉस सरफेस ले लेता हूं, सपोज ये क्लोज सरफेस, सॉरी ओपन सरफेस हमारे पास 2D है। 2D मतलब द्विविमीय है। तो द्विविमीय के अंदर ध्यान समझना, द्विविमीय के अंदर अपन देखो, यदि मैं इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y, तो ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगी और ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगी, मतलब के कैप प्लस का और माइनस का के कैप।
मतलब जब जब अपन 2D सरफेस की बात करेंगे, मतलब खुले सरफेस की बात करेंगे, खुले पृष्ठ की बात करेंगे, तो जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा, जो हमारे पास क्षेत्रफल सदिश होगा, उसकी डायरेक्शन प्लस माइनस दोनों तरफ हो सकती है। मतलब पृष्ठ के अंदर भी हो सकती है और पृष्ठ के बाहर भी हो सकती है। होगी हमेशा परपेंडिकुलर, या तो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी या परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। तो आपको यह समझ में आया होगा कि जो एरिया वेक्टर होता है उसमें अगर 2D सरफेस की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी या परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। ठीक है, मतलब अपन दोनों तरीका से इसको समझ सकते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन अपन ले सकते हैं, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। किसके अंदर? 2D सरफेस के अंदर। बात समझ में आ गई? मतलब 2D सरफेस के अंदर बाहर और अंदर दोनों डायरेक्शन हो सकती है। चलो ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन अगर 3D सरफेस की अगर बात करें अपन, किसकी? 3D। तो चलो एक 3D सरफेस भी अपन बना लेते हैं। तो देखो ये मैंने एक 3D सरफेस बना लिया। एक क्यूब बना लेता हूं मैं और क्यूब को लेके आपको समझाता हूं। देखो ये हमारे पास एक क्यूब आ गया 3D में, गौर से समझना। क्यूब मतलब क्लोज सरफेस अपन ने ले ली। बात क्लियर हुई? ये हमारे पास कैसी सरफेस दिख रही है आपको? 3D सरफेस दिख रही है। मैंने क्या बोला? 2D सरफेस या खुले पृष्ठ के अंदर अपन डायरेक्शन एरिया वेक्टर की बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों ही ले सकते हैं, दोनों कंसीडर करेंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं, ध्यान समझना कि इसमें देखो, अगर इस पृष्ठ की बात करता हूं मैं, ये हमारे पास 3D सरफेस है, इसका ये पृष्ठ हो गया एक, ये इसका पृष्ठ हो गया। एक पृष्ठ मैं इसको ले लेता हूं, ये अलग पृष्ठ है नीचे वाला। चलो ठीक है। अब देखो 3D सरफेस क्लॉज से अगर बात करें अपन, तो इसके 3D के अंदर जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा तो परपेंडिकुलर। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। इसमें भी अगर बात करूं तो एरिया होगा तो परपेंडिकुलर, लेकिन इसके बाहर की तरफ होगा। मतलब अंदर की तरफ अगर कोई एरिया आ रहा है तो उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे, इधर इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि 2D सरफेस की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अंदर और बाहर दोनों डायरेक्शन अपन ले लेंगे। लेकिन यदि मैं 3D सरफेस की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, उसी को अपन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। बात क्लियर हुई? दोबारा मैं बता देता हूं कि हमारे पास जो एरिया वेक्टर है, जो हमारे पास क्षेत्रफल सदिश है, उसकी डायरेक्शन कौन कौन सी होती है। अगर 2D सरफेस की बात करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन यदि 3D या क्लोज सरफेस की बात करेंगे अपन, तो सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन ही उसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई? एरिया जो वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ ही अपन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। जैसे ये हमारे पास सरफेस है तो ये किधर करेंगे? बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन लेंगे, अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन कभी भी नहीं लेंगे। इधर बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन लेंगे, अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन कभी भी नहीं लेंगे। क्लियर हुई? ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो अगले टॉपिक पर अपन चलते हैं, जो हमारे पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया हो। अगला जो टॉपिक है इसके बेसिस पे जो हमारे पास क्या है? एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो मैं सिंपल सी पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग through a plane surface normally या perpendicularly। नॉर्मली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की, विद्युत फ्लक्स की बात की, और मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन लिख दी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस, मतलब फील्ड लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। क्या है? विद्युत बल रेखाएं, हिंदी में बोले तो विद्युत बल रेखाएं। और प्लेन सरफेस मतलब कोई भी हमारे पास एक पृष्ठ होगा, कोई भी एक एरिया होगा। तो इसका सिंपल कहने का मतलब ये हुआ इस डेफिनेशन का कि हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, कोई हमारे पास एक क्षेत्रफल है, कोई हमारे पास एक एरिया है। समझ रहे हो? उस एरिया में होके कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या कितनी विद्युत बल रेखाएं उससे गुजर रही हैं, वही उसका क्या होगा? विद्युत फ्लक्स होगा। बात क्लियर हुई?
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, परपेंडिकुलर या नॉर्मली। मतलब एक हमारे पास जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या विद्युत फ्लक्स है। बात समझ में आई? कैसे, समझो ध्यान से। एक मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, तो डायग्राम में को आप समझना ध्यान से। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये लो, ये डायग्राम बन गया। ये लो, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली, ये लो, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली। ये हमारे पास पृष्ठ है, मैं पृष्ठ को रेड पेन से दिखा देता हूं, आपको दिख जाएगा। ये हमारे पास पृष्ठ है, ठीक है, ये हमारे पास पृष्ठ हो गया। अब मैंने क्या बोला, किसी प्लेन सरफेस, मतलब किसी पृष्ठ से पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस, मतलब एक प्लेन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, वो ही हमारे पास क्या है, फ्लक्स है। मैं आपको बात बता देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको अपन फाई ई से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, फाई ई से डिनोट। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो फाई ई होगा, उसका मान कितना होने वाला है, तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ लाइन। इस सरफेस से देखो 1 2 3 और 4, 4 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं यदि यहाँ पे और लाइन बना लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसी के अंदर, है ना। अभी देखो 4 लाइन है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, उसका मान क्या होगा, 4, क्योंकि इस सरफेस से कितनी लाइन पास हो रही है, 4 लाइन पास हो रही है। लेकिन यदि मैं इसमें और लाइन पास करवा देता, सपोज एक और करवा दी मैंने, एक और करवा दी, कंडीशन देखना, एक और करवा दी मैंने, तो देखो अब कितनी, इसी जो सरफेस है ना, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसके लिए फाई का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना हो गया, 7। पहले कितनी थी, 4, अब कितनी हो गई, 7। तो अब क्या मान हो गया इसका, 7 मान हो गया। मतलब सीधा सा ये मतलब निकल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक प्लेन एरिया है, कोई भी हमारे पास सरफेस है, उस सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, बात ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ज्यादा हो सकती है, जैसे मैंने यदि विद्युत क्षेत्र का मान पहले कम था, तो उसमें देखो पहले कम था, तो इसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही थी, पास हो रही थी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से जनरेट हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से जनरेट होगी, कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कमजोर है। अगर पहले कमजोर था तो 1 2 3 4 लाइन पास हो रही थी, लेकिन मैंने विद्युत क्षेत्र के मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाया, तो यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गया। और इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 और 7 और हमारे पास 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई। क्लियर हुई बात? मतलब एक बात तो समझ में आ गई हमको। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको थोड़ा हटा के। पहली कंडीशन में तो कितनी थी, 4 थी, तो मैंने 4 लिख दिया। दूसरी कंडीशन में हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 7, तो हमने क्या लिख दिया, 7। मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है यहां से कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई वेक्टर की। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पहले कमजोर था, है ना, वीक था, तो उसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, लेकिन जैसे ही इसके मान को हमने बढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है उनकी संख्या बढ़ी, और उनकी संख्या बढ़ी तो हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मान बढ़ा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, ई के हुआ। चलो ठीक है, अब ये कर दिया आपने। अब देखो एक काम और कर ले, देखो अभी आपको जो एरिया दिख रहा है ना, मैं इसको हटा देता हूं एक बार, ये लो, ये हटा दिया। चलो इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये हटा दिया। अब समझो ध्यान से, आप कोशिश करना समझने की। अब समझो, देखो इसका एरिया, जो ये सरफेस दिख रही है ना आपको, ये वाली सरफेस पूरी, ये सरफेस देख रही है, इसका एरिया अभी कितना है वो आप देख लो। अब मैं इसको थोड़ा सा, इस सरफेस को बड़ा कर लेता हूं। ये लो, यहां से हटा दिया मैंने और यहां से हटा दिया। तो मैंने देखो, अब जब ये सरफेस ऐसी थी, ये लो, जब एक बार मैं दोबारा बना देता हूं, जब ये सरफेस ऐसी थी, तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है,
4, तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हुआ, 4 हुआ। कितना हुआ, 4 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है 4 हुआ। अब देखो जैसे ही मैंने इसके एरिया को बढ़ाया, मतलब इसको मैंने हटाया और इसका एरिया जो सरफेस है इसका एरिया मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैं इसके एरिया को थोड़ा बढ़ा देता हूं, इतना इसका एरिया कर दिया मैंने, ये लो इतना एरिया कर दिया। दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ई है। अब देखो जैसे मैंने इसका एरिया बढ़ाया, तो एरिया बढ़ाते ही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, उनकी संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। उनकी संख्या कैसे बढ़ गई, देखो पहले जब इसका एरिया छोटा था तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके एरिया को बढ़ाया तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 5E का जो मान है वो कितना हो गया, 6, क्योंकि इसके सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो कितनी हो रही है, 6 पास हो रही है। मतलब पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी स्ट्रांग हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा हो रही है, उतनी ज्यादा हो रही है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के। हमने यहाँ पे देखा कि एरिया बढ़ाने पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, मतलब अगर मैं बात करूं तो 5E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एरिया वेक्टर की। किसको हो रही है, एरिया वेक्टर के। बात समझ में आई। देखो अब मुझे इन दोनों कंडीशन को देखते हुए लगा कि विद्युत फ्लक्स ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं तो हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं, जो 5E, वो हम लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब अगर ये डॉट की मैं बात करूं, ये डॉट की बात करूं तो ये हमारे पास कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है। इस डॉट को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये कॉस थीटा। क्या मिलेगा, 5E ये कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है ना, जहां पे जो एंगल है, जो थीटा है, वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच में क्या है, ये एंगल है। बात समझ में आ गई। तो आप बोलोगे सर ठीक है, आपने डायरेक्ट यहाँ तो इस तरीके से बताया कि ये ई के समानुपाती है और ये ए के समानुपाती है, और यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, कॉस थीटा। तो ये कैसे आए इसके बारे में आप बताओ। तो देखो कैसे आया समझने की कोशिश करना, ध्यान समझना, क्योंकि देखो हमेशा जो हमारे पास, मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो हमारे पास जो सरफेस है, जो सरफेस है एरिया प्लेन की जो सरफेस है, उस सरफेस से हमारे पास, उस पृष्ठ से परपेंडिकुलर या नॉर्मली हमारे पास विद्युत क्षेत्र का क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, तभी अपन को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अब देखो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन देखो अगर कभी ऐसा हो गया, ध्यान समझना कि कभी अगर ऐसा हो गया कि हमारे पास सपोज, ऊपर से मैं एक बार हटा देता हूं इसको, यहां से हटा देता हूं, है ना। चलो देखो, जैसे ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन है, क्लियर। अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये लो मैंने इसको परपेंडिकुलर। एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अब जो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इधर होगी। विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इधर होगी। और मान लो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। बात क्लियर हुई। मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी हो गई। जरूरी नहीं कि भाई ऐसी ही हो, हमेशा ऐसी डायरेक्शन हो सकती है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर हो, लेकिन अपन को तो क्या चाहिए कि कोई भी हमारे पास जो सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलरली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। लेकिन यहां तो परपेंडिकुलर हो नहीं रहा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसको कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा और एक हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। इसको अगर मैं बात करूं तो इसको मैं नाम दे देता हूं ई कॉस थीटा,
बात समझ में आ गई। उसको नाम दे देता हूं मैं ई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मैंने क्या बोला कि कोई भी हमारे पास सरफेस है, उस सरफेस से जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो लाइन क्रॉस करेंगी उनके कारण भी हमारे पास क्या जनरेट होगा, विद्युत फ्लक्स जनरेट होगा। जनरेट होगा कि नहीं होगा? तो यहां से देखो ये तो ऐसे जा रही है ना, ये तो ऐसे जा रही है। अब ये साइन थीटा का कोई मतलब यहाँ पे रहा ही नहीं। हमारा जो मतलब हुआ, देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन देखो, ये जो ए वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये आप ऐसे मत समझो कि ये वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है। ए वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन की ऐसे है, कैसे है, ऐसे है, मतलब परपेंडिकुलर। अब देखो ये है ना, ये ऐसे है। अब ये डायरेक्शन तो जा रही थी नीचे, अब हमको परपेंडिकुलर कौन सा मिल रहा है, ये ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर मिल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखो ध्यान से इस तरीका से ले लो, ये हमारे पास कॉपी है, ये हमारे पास रखा हुआ है, ऐसे रखे हुए। तो देखो ये ई वेक्टर की डायरेक्शन तो आपको ऐसे मिल रही थी, ऐसे मिल रही थी ना कि नहीं मिल रही थी यहाँ पे। अब एरिया वेक्टर का कैसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर। अब इसके ये ऐसे जा रही थी, तो एक डायरेक्शन तो ऐसे जा रही है और एक डायरेक्शन हमारे पास ऐसे जा रही है। अब ये रखा हुआ है ऐसे है ना, लेकिन अपन ने क्या बोला कि इसके परपेंडिकुलरली, अब देखो ये तो ऐसे हुआ ना, अगर ई साइन थीटा की बात करूं तो ई साइन थीटा नीचे की तरफ हुआ इसका ऐसे। ये हमारे पास देखो, मैं लिख के बता देता हूं, ये हमारे पास ई वेक्टर था, इसका साइन थीटा ऐसे, कॉस थीटा ऐसे, मतलब कॉस थीटा कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है ना, तो मतलब इस सरफेस को काटता हुआ जा रहा है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो इसका घटक है ई कॉस थीटा क्या हुआ, इसके एरिया के परपेंडिकुलर हुआ, मतलब एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही है हमारे पास विद्युत बल रेखा है। वो किसके कारण पास हो रही है, इस कंपोनेंट के कारण पास हो रही है। तो इसलिए हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, ये कंपोनेंट लिया, और इसको हमने क्या लिखा, ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा के कारण हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, विद्युत फ्लक्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा। अब देखो फाई ई इज इक्वल टू, जब हमारे पास कॉस आता है और कॉस को हटा दो, कॉस को हटाओगे तो आप क्या लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट लिखोगे, मतलब अदिश गुणनफल लिखोगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जब आप इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स आएगा उसको सोल्व करोगे, तो आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल बेटा, हमको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है वो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा मिला है, ये मिला है। अगर इसकी यूनिट की बात करूं मैं, इसका जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, विमाओं की अगर बात करें, तो न्यूटन की विमा क्या होती है बेटा, m1 l1 t-2। मीटर की क्या होती है आपको पता ही है, l2। और हमारे पास जो चार्ज है उसकी क्या होती है, a1 t1। तो इसके डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो डायमेंशन कितने हो जाएंगे, देखो m1 का m1 सॉल्व कर लेना, आप सभी को पता ही है। देखो l1 और l2 कितना हो गया, l3 हो गया, ठीक है। देखो t1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1, तो t-3 हो जाएगा, और a1 नीचे है तो कितना हो जाएगा, a-1 हो जाएगा। ये इसकी क्या मिली हमको, डायमेंशन मिली। अब बोलोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, अदिश राशि। बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो ई वेक्टर, ये एफ आई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। आपको यहाँ पे देख लो आपको कि ये भी सदिश दोनों सदिशों को अदिश गुणनफल हो रहा है, तो कैसी राशि मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में हमने क्या किया। मैंने गॉस लॉ के बारे में बात की, लेकिन गॉस लॉ में अपन के पास कुछ ऐसे पंगे पड़ रहे थे कि हमको इन चीजों को पढ़ना पड़ा। तो गॉस लॉ के बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की, लेकिन उसमें भी पंगा हो रहा था। उसके पंगे के लिए हमने सॉल्व किया कि इसको एरिया वेक्टर हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको फ्लक्स के बारे में बताया था कि फ्लक्स किस तरीके से निकालते हैं। ये आज हमारा टॉपिक हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखो। मैं गारंटेड 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल भी कोई भी तरीका का डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर, दैट इज 9672184972। यू कैन व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हो आप कभी भी, एवरी टाइम 24/7। ठीक है, आपका कॉल किसी भी कंडीशन में अटेंड कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं। अगर देखो ऑफलाइन क्लासेस हो सकता है कि महीने भर बाद, अभी तो जून नहीं चलेगा, जुलाई में हो सकता है स्टार्ट हो जाए, तो आप रेडी रहना बेटा ऑफलाइन क्लासेस के लिए। इसी तरीके
से आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। बाकी सब्जेक्ट की क्लास इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि आपको पता है कोविड है, तो टीचर्स अपने घर से यहाँ पे नहीं आ पाते स्टूडियो तक, तो इस वजह से हम सिर्फ मैं स्टूडियो पे रहता हूँ तो मैं क्लास ले रहा हूँ। जैसे ही कुछ थोड़ा नॉर्मल होता है हम बाकी क्लासेस भी लगवाएंगे, और ऑफलाइन में आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है बेटा। तो आप घर पे रहो, स्वस्थ रहो, और अपने बड़ों का, अपने घर वालों का, अपने फैमिली मेंबर का आप ख्याल रखो बेटा। और वीडियो को लगातार देखो, तो सारे वीडियो को बार बार देखो, लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप कमेंट नहीं करते यार, कमेंट क्या करो, है ना। देखो बहुत सही तरीका से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चाहे आप 11th क्लास के बच्चे हो जो अभी 12th में आएंगे, या आप 12th क्लास के बच्चे हो जिनकी एग्जाम नहीं लगी हो, वो सारे देखो। और एंट्रेंस एग्जाम की तो आप एग्जाम दोगे ना, IIT नीट के एग्जाम दोगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आप देखो। कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम भी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लासेस मिल रही है, ठीक है बेटा। तो देखो, बने रहो हमारे साथ, और अच्छी जितना भी ये सीरीज ये चल रही है इसको कभी ब्रेक नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूटी आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी, चाहे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो या नहीं हो, लेकिन ये फ्री वाली क्लासेस हमेशा आपको तत्पर मिलती रहेंगी। थैंक यू बेटा, मिलते कल एक नए और अच्छे एक टॉपिक के साथ जो होगा हमारे पास गॉस्लो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।